नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो फर्स्ट क्लास हम कवर कर चुके हैं। ये जो हमारी क्लास है ये है सेकंड क्लास। और अब तक हमने पढ़ लिया था कि मुगलों में कौन कौन से राजा हुए, उस समय पे महिला जो है उनका कैसे लेवल था, क्या कौन कौन सी जो महिला है वो इम्पोर्टेंट थी, ये सारी बातें हम कवर कर चुके हैं। आज हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे अभिजात वर्ग। तो राजा जो हैं उनके नीचे जो मंत्री हुआ करते थे, यानी जो बड़े लेवल के लोग हुआ करते थे, वो कौन कौन हुआ करते थे। तो जितने भी वो लोग जिनका लेवल हाई था, हर तरीके से समाज में रेपुटेशन हो या पैसे में हो, जिनका लेवल हाई हुआ करता था उनको बोलेंगे अभिजात वर्ग के लोग। ठीक, मुगल उस समय पे इनके लिए अमीर या उमरा वर्ड भी यूज़ करते थे। तो अमीर और अभिजात एक ही मतलब है इसका। तो आप सिंपल आप समझ लो, जो मुगलों के काल में बड़े लेवल के लोग थे जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, यानी जो छोटे राजा की तरह हुआ करते थे या राजा के कोई खास मंत्री हुआ करते थे, उनको कहा जाता था अभिजात वर्ग के लोग। ठीक, तो अभिजात जो है उसमें कौन कौन शामिल थे। क्वेश्चन आता है आपके पेपर में कि अभिजात वर्गों के विशिष्ट अभिलक्षण बताओ, यानी कि खास बातें बताओ अभिजातों की। तो अब शुरू से चलो। बिल्कुल, बाबर जो है, बाबर आया था तुर्की से, तुर्की भाषा बोलता था। फरगना वाला एरिया जो है वो मतलब तुर्की टच था उनमें पूरा, तो तुर्की था बाबर। तो बाबर तुर्की था, इसीलिए आप खुद बताओ उसके साथ जितने भी लोग आए होंगे, मंत्री वगैरह, उसके खास सेनापति वगैरह, वो क्या कौन से देश के होंगे, मतलब किस लैंग्वेज के होंगे, किस कल्चर के होंगे। सिंपल सी बात है, वो क्या होंगे, तुर्की होंगे। उसके साथ साथ ईरान के लोग भी थे उसके साथ। तो तुर्की और ईरानी, यानी तुर्की को हम बोल सकते हैं तुरानी। तो ईरानी और तुरानी जो हैं वो बाबर के समय में अभिजात वर्ग में हुआ करते थे। कौन कौन, ईरानी और तुरानी। उसके बाद हुमायूं का टाइम आया, हुमायूं के टाइम पे भी यही रहे थे, ईरानी तुरानी अभिजात वर्ग में बहुत फेमस थे। उसके बाद आया अकबर का टाइम। अकबर के बारे में हम सभी ने सुन रखा है कि अकबर जो है सभी धर्मों का सम्मान करता था। और अकबर जो है उसने जो अभिजात वर्ग के लोग हैं ना, वो अपनी फैमिली के उस पर या कोई उसके जो पुराने चले आ रहे हैं उनको ऐसा कोई महत्व नहीं दिया। उसने टैलेंट के दम पर लोगों को चुना था। तो जो आदमी जितना अच्छा था उस हिसाब से उसने उसको पोस्ट दी, यानी उसको अभिजात बनाया। उसने ये बातें नहीं देखी कि ये हमारे परिवार से है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये कुछ उसने नहीं देखा कौन से धर्म का है कौन से का नहीं है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, चाहे ईरानी हो, तुरानी हो, अकबर ने सभी को अपने दरबार में अभिजात का दर्जा दिया है। तो अकबर के समय में जो है ईरानी तुरानी तो है ही, उसके साथ साथ भारत के जो मुसलमान हैं उनको भी ऐड किया गया। उसके अलावा हिंदू लोगों को भी मुगल जो है उन्होंने अपने दरबार में अभिजात बनाया। आप सबको पता होगा अकबर की शादी हुई थी जोधा के साथ। तो जोधा के जो भाई थे मान सिंह वगैरह, और जोधा के जो पिता थे भारमल कछवाहा, तो इन सभी को भी बहुत बड़े लेवल पर रखा था अकबर ने, और इन्हें भी अभिजात बनाया था। तो राजपूतों को, हिंदुओं को, भारतीय मुसलमानों को भी अभिजात बनाया गया अकबर के समय में। अब तक दोबारा आ जाओ, बाबर ईरानी तुरानी थे सिर्फ, उसके बाद हुमायूं, उसके समय पे भी ईरानी तुरानी रहे, अकबर के समय पे भी ईरानी तुरानी रहे। इसके साथ साथ नए ऐड हो गए, उसमें भारतीय मुसलमान हैं, हिंदू हैं, राजपूत हैं, ये सभी लोग अकबर ने शामिल किए। और आप नाम याद रखोगे कि सबसे पहला जो राजपूत है जिसने कि अभिजात का दर्जा लिया अकबर के दरबार में, वो था आमेर का राजा भारमल कछवाहा। जो आमेर फोर्ट है, आज भी देखा होगा जयपुर के पास, तो वो आमेर जो है, उस आमेर नामक जगह का जो राजा था भारमल, उस राजा ने सबसे पहले अभिजात का लेवल प्राप्त किया था अकबर के दरबार में। उसके बाद उसकी फैमिली के बहुत सारे लोग अभिजात बने। ठीक, उसके बाद आया जहांगीर का टाइम। जहांगीर के टाइम पे जो रानी थी नूरजहां, जहांगीर की 20वीं पत्नी थी नूरजहां, तो नूरजहां ईरानी थी। तो अब दोबारा से जो लेवल है वो ईरानियों का ऊंचा हुआ, क्योंकि नूरजहां उसकी फैमिली के लोग हैं, वो शासन वगैरह में ज़्यादा भाग ले रहे होंगे। तो दोबारा से अभी जो अभिजात वर्ग है उसमें संख्या बढ़ी ईरानियों की। क्लियर। उसके बाद राजा शाहजहां आया। शाहजहां के टाइम पे भी ऐसे ही चलता रहा, मिक्स ग्रुप चलते रहे। मतलब ज़रूरी फिक्स नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम ही होंगे अभिजात में या सिर्फ हिंदू ही होंगे, ऐसा कुछ नहीं था। अब क्या हो गया, अब मिक्स चलने लगा कि हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। पर हम बात कर रहे हैं कि रेशो किसका ज़्यादा है। जहांगीर के टाइम पे जो है ईरानियों का रेशो दोबारा से बढ़ गया, क्योंकि जो नूरजहां थी वो भी क्या थी, एक ईरानी रानी थी। क्लियर। तो नूरजहां जो है उसके समय पे ईरानी दोबारा से बढ़े। उसके बाद आया शाहजहां। शाहजहां के टाइम पे भी ऐसा ही चलता रहा जैसा जहांगीर के टाइम पे था। उसके बाद आया औरंगजेब।
औरंगजेब का जो टाइम है उस समय पर हुआ चेंज थोड़ा सा, और दोबारा से राजपूत और एक नई और जाति आई है, वो है मराठे। तो राजपूत और मराठे भी अभिजात वर्ग में शामिल हुए। तो मुस्लिम तो रहे ही थे, उसके साथ साथ औरंगजेब के समय में मराठे और राजपूत भी अभिजात वर्ग में शामिल हुए। अब याद रखना सारे दोबारा से। बाबर के समय में, हुमायूं के समय में ईरानी तुरानी थे। अकबर जब आया उसमें हिंदू भी आए, मुस्लिम भी आए, भारतीय मुस्लिम भी आए, ईरानी तुरानी भी रहे, ठीक, और राजपूत लोग भी शामिल हुए। अकबर के बाद जहांगीर जो है उसके समय में दोबारा से ईरानी लोग फेमस हुए, क्योंकि उसकी रानी जो थी नूरजहां, वो क्या थी, ईरानी थी। उसके बाद औरंगजेब के समय पे नए दो आए हैं, वो है राजपूत और मराठे लोग, ये भी अभिजात वर्ग में शामिल रहे। तो अभिजात का मतलब है ऊंचे लेवल के लोग और जिनके पास अच्छी पावर है, अच्छा पैसा है, रेपुटेशन है जिनकी समाज में, ठीक। ये मंत्री भी हो सकते हैं, उसके मनसबदार भी हो सकते हैं राजा के, ये सारे लोग जो भी हाई लेवल के थे वो सारे क्या हैं, अभिजात। अब क्वेश्चन है मनसबदार कौन थे, या मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, मनसबदारी सिस्टम है क्या। तो अकबर जो है उसने एक सिस्टम शुरू किया था, मनसबदारी सिस्टम। मनसबदार एक पोस्ट होती थी, यानी कि जैसे फौज में आपने देखा होगा कि बैचेस मिलते हैं कि 1 स्टार है, 2 स्टार है, तो इसकी लेवल इतना है, इतना है, इतना है। ऐसे ही अकबर के समय में अकबर रैंक देता था लोगों को कि ये इस रैंक का आदमी है, ये इस रैंक का आदमी है। तो रैंक होती थी 2 चीज़ों पर डिसाइड, जात और सवार। क्या क्या, जात और सवार। जात का मतलब है उसकी पोस्ट क्या है उस आदमी की, जैसे सेनापति है उसकी जात जो है वो हाई होगी, और सवार का मतलब है उस आदमी के पास घोड़े कितने, यानी उसकी ताकत कितनी है, सेना कितनी है उसके पास। तो जिस आदमी की जात भी हाई होती थी, यानी उसकी पोस्ट भी हाई होती थी, और उसके पास सवार भी ज़्यादा होते थे, यानी घोड़े भी ज़्यादा होते थे, तो उसको एक मनसबदार का दर्जा मिलता था। ऐसा आदमी जिसकी जो जात है, यानी जिसकी जो रैंक है वो 1000 से ऊपर हो, तो वो क्या कहलाता था, एक अभिजात कहलाता था, एक ऊंचे लेवल का आदमी या अमीर या अभिजात कहलाता था। समझे बात को, समझो दोबारा से। मनसबदारी का मतलब है कि एक आदमी है, उस आदमी का लेवल क्या है। जैसे कि कोई आदमी है जिसकी रैंक है 1000, तो 1000 वाला जो है वो होगा कम किससे, जिस आदमी की रैंक होगी 1500। तो जो भी आदमी है जिसकी रैंक 1000 से ऊपर थी ना, वो सभी के सभी अभिजात वर्ग में शामिल थे, यानी उनका इतना लेवल था कि उनको मुगलों में ऊंचे लेवल के लोग माना जाता था। तो आप एक बात ध्यान रखो, 1000 से नीचे वाले अभिजात नहीं होते थे। जिसकी रैंक यानी जिसकी जात जो है वो 1000 से ऊपर थी, वो क्या होते थे, अभिजात वर्ग में शामिल होते थे। जैसे फौज वगैरह में या किसी भी नौकरी में ऐसे पोस्ट होती है ना, बिल्कुल वैसे ही मनसबदारों की भी पोस्ट होती थी। 1000 से ऊपर बढ़ते जितने जाते थे उतना ज़्यादा उनका प्रमोशन होता रहता था। तो 1000, 2000, 3000, 4000, 1500 ऐसे कर करके ऊपर तक पूरी पोस्ट ये जाती थी। तो जो सबसे हाई लेवल की पोस्ट थी वो थी लगभग 5000 की। तो 5000 वाला जो है वो सबसे हाईएस्ट मनसबदार हुआ करता था। क्लियर। तो ये था अभिजातों का सिस्टम। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। मनसबदारी सिस्टम का मतलब है कि राजा जो है वो रैंक देता था लोगों को कि जिस जो भी लोग हैं जिसकी जितनी रैंक है उसको उस हिसाब से पोस्ट मिलेगी, उस हिसाब से पैसे मिलेंगे, और जितना उसमें दम है, जितना वो कर सकता है उस हिसाब से उसको ऊंचा दर्जा मिलता रहेगा, वो अभिजात में शामिल होता रहेगा। 1000 से नीचे रैंक वाले लोगों को अभिजात नहीं माना जाता था। 1000 से ऊपर 5000 तक के जितने भी लोग थे उन सभी को मनसबदार या एक ऊंचे दर्जे का अभिजात माना जाता था। क्लियर। तो ये थे हमारी अभिजात वर्ग के लोग, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ लेते हैं। मैंने स्पेशल इन टॉपिक्स के ऊपर अलग से वीडियोस बना रखी हैं, आप ये ख़त्म होने के बाद वो भी ज़रूर देख लें। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट, एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA लिख कर भी सर्च कर सकते हो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, आइल्स, PT, टोफल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोज़ देते हैं।
और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।